80 CCD, notified pension scheme, NPS, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। आराम से कॉपी कीजिए, ठीक से, गड़बड़ मत कीजिए। स्टार लगा के लिखो, सैलरी पे स्टार लगाओ। मान लो कि इस आदमी के पास अदर सोर्सेज से 1,60,000 रुपया और आ रहा है, अज्यूम्ड। ये तो सैलरी का हिस्सा है। अदर सोर्सेज से 1,60,000 और आ रहा है। मान लो कि इस आदमी ने NSC परचेज किया है 40,000 का, सब्सक्राइब किया है। मान लेते हैं कि PPF में इसने पैसे जमा कराए 90,000। आप पहचान रहे हो दोनों चीजें कहां जाएगी? 80C में जाएगा ना ये दोनों। ठीक है। एक बार तुम देखो क्या कॉपी करते हो। कॉपी करते समय तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। एक बार तुम देख लो, कॉपी करने के बाद पूरे पिक्चर को समझो। ऐसा समझो तुम्हें डाटा याद करना है, किसे कितना कितना मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है, डाटा याद करना है। अब यहां ये समझो, एम्प्लॉय के लिए हम टैक्सेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं।
तुम पहले गेस करो कि एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबिलिटी में सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉय की सैलरी से इनकम निकालूंगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जब मैं निकालूंगा तो बेसिक सैलरी हमारे पास है, बेसिक सैलरी हमारे पास 4,80,000। डियरनेस अलावेंस को तुमने लॉ वगैरह में भी सुना होगा, ये सैलरी का हिस्सा होता है, महंगाई के लिए देते हैं डियरनेस अलावेंस। ठीक है, मैं टैक्स में पढ़ा रहा हूँ, अभी सुन लो। और सैलरी चैप्टर में तो पढ़ोगे ही डिटेल में, जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इस चीज़ को पढ़ते हो। तो बेसिक सैलरी में डीए होता है, डियरनेस अलावेंस। इसमें क्या है कि डीए 2 टाइप से दिए जा सकते हैं। एक कैजुअल डीए दे रहे हैं, यानी कभी देंगे कभी नहीं देंगे, कोई कंफर्म नहीं है, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, मर्जी मेरी चल रही है। दूसरा, आपके एग्रीमेंट के साथ हमने अटैच कर रखा है कि डीए आपको देंगे ही देंगे। और जो बाद वाला डीए है जिसको हम पार्ट ऑफ सैलरी कहते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कहते हैं, जहां बार बार मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में पार्ट ऑफ सैलरी, इस डीए का फायदा यह है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स की काउंटिंग में, जैसे ग्रेचुटी काउंट करना है, पेंशन काउंट करना है, लीव इनकैशमेंट काउंट करना है, उसकी काउंटिंग में सैलरी जहां जहां बेसिक लेंगे डीए भी लेंगे, इसीलिए उसे हम पार्ट ऑफ सैलरी बोल कर चलते हैं। तो डीए 2 टाइप का आप कह सकते हैं, एक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और दूसरा नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। 2 टाइप के हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में कौन सा टाइप का है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, अच्छा बताइए, बेसिक सैलरी हमारा 4,80,000 हुआ। उसके बाद दूसरी चीज है डियरनेस अलावेंस, ये भी सैलरी का हिस्सा है, ये 1,20,000 हो गया सालाना। बोनस बताइए बेटा, अब बोनस हो गया 50,000, बोनस हो गया 50,000। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो नोटिफाइड पेंशन स्कीम में है, वो बताइए कितनी है? आप अपने आप को एक बार देखो तो कि आप कर क्या रहे हो। आप छाप रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये छूट गया तो तुम फेल हो जाओगे एग्जाम में। बेवकूफ, इसे समझे नहीं तो फेल हो जाओगे। तुम्हारा पूरा मोटिव ही चेंज हो जाता है क्लास में आने के बाद, कॉपी करने का मोटिव हो जाता है। ये जो तुम देखो 10% है, ये 10% इन दोनों का मिक्सचर है, यानी 60,000 रुपए। क्या क्वेश्चन उठता है कि क्या ये भी सैलरी में ऐड होगा, क्या इसे भी सैलरी की आमदनी मानेंगे? लॉ मेकर कहता है कि एम्प्लॉय को बेनिफिट तो हो रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? राइट साइड वाले 10% की या लेफ्ट साइड वाले? राइट साइड वाले की। लेफ्ट साइड वाला तो इसके पॉकेट से जा रहा है, जमा हो रहा है, ये कमा चुका और तब उसमें से निकाल के जमा कर रहा है, तो वो हमारी इनकम तो ऑलरेडी बन चुकी है। ये जो 6 लाख रुपए है, ये एम्प्लॉय इसी 6 लाख में से 10% जमा करवाता है, वो तो उसके ही पैसे हैं, वो जमा करवा रहा है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का 60,000 रुपए है, वो अभी तक आपने इसमें नहीं शामिल किया है, जो कि कल, आज नहीं माना, आज नहीं, कल मिलना एम्प्लॉय को ही है। इसलिए सरकार इस 60,000 रुपए को आमदनी कंसीडर करती है। नोट कीजिएगा पहले, फिर मैं और डिटेल समझाऊंगा। 60,000 को पूरा आमदनी मानती है, फुल्ली इनकम। अब इसके बाद ये सैलरी इनकम हमारी हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी 7,10,000। चलिए ठीक है। और अदर सोर्सेज भी आपके पास है, कितना? 1,60,000। तो इस आदमी की ग्रॉस टोटल इनकम 8,70,000। खुला रहने दीजिएगा, बंद नहीं कीजिएगा।
अब मुझे बताइए एक बात, एनपीएस में जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में 10-10% लिखा हुआ है, क्या वो दोनों अमाउंट इस 8,70,000 के अंदर ही शामिल है या नहीं शामिल है? मैं पूछ रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, राइट और लेफ्ट दोनों शामिल है। क्या ये दोनों पैसे इसके घर इसको मिले या अभी एनपीएस के फंड में जमा है? अभी एनपीएस के फंड में जमा है या अभी इसे मिल गए? अभी एनपीएस के फंड में जमा है। ये हर साल ऐसा ही होगा और लास्ट में ये पैसा मिलेगा। सरकार को रिक्वेस्ट किया गया कि जो व्यक्ति अभी रिसीव ही नहीं कर रहा, आप उस पर टैक्स लेकर गुनाह मत करें, और सरकार ने एक्सेप्ट किया और पूरे 1,20,000 पूरा का पूरा, सरकार कहती है घबराइए नहीं, हम आपको 80CCD के माध्यम से 8,70,000 से कम कर देंगे। लेकिन सरकार कहती है याद रखिएगा, अब जब रिटायरमेंट पर यह पैसा आपको मिलेगा तो आपको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा टोटल, क्योंकि पहले मैंने टोटल को शामिल किया फिर टोटल को लेस कर दिया। तो अब जब रिटायरमेंट पर मिलेगा तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आपकी इनकम बनेगी। तो बताइए एनपीएस से रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? टैक्सेबल और नॉट? वो टैक्सेबल होता है। बात समझ आई? ओके, अब यहां से जीटीआई से माइनस कैसे करते हैं वो देखिए। पहले तो आप दीजिए डिडक्शन, ऑलवेज पहले आपको 80C देना पड़ेगा। ये कानून है हम लोगों का बनाया हुआ, आप इसे नहीं तोड़ेंगे। CCD से पहले C देना है आपको। और याद कीजिए लास्ट क्लास में C के साथ मैंने कट करवा दिया था, आपको याद है या नहीं? मैंने एनपीएस कटवाया था, याद करो, और मैंने कहा था मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। तो आपको क्या करना है, 80C, सुनिएगा बेटा, 80C आपको पहले देना है। तो जरा फटाफट देके देखिए 80C कितना आ रहा है, कर लो, बताइए जल्दी से कीजिए, 80C कितना आ रहा है? आया नहीं अभी, पता नहीं, या तो अपने मोबाइल पे लाके दो, या फिर आया नहीं, या फिर अब 2 बजे के बाद ही कर पाऊंगा। हाँ बेटा, 80C कितना हुआ? 1,00,000। आपको पता है ना 80C हम कितना देते हैं मैक्सिमम? वेरी गुड। अब बारी आएगी उस चीज की जो मैं अब आपको आज सिखाना चाहता हूं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD। संभल कर बेटा, आज जो हम कर रहे हैं पहली क्लास में जो किया था उन दोनों में यही फर्क है कि डिडक्शन की पहली क्लास में आसान हम सेक्शन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, और आज जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है वो करते हैं। डिफिकल्ट का ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, डिफिकल्ट का ये मतलब है कि आप अपनी ताकत को ही महसूस नहीं करते हो। बैठने के बाद सोचते हो बैठ ही गए, तो अब तो बैठ ही जाते हैं, दिमाग को नहीं बैठाना है। तो डिफिकल्ट है नहीं, तुम देखो ना, महसूस करना। आप में से अगर कुछ बच्चों ने भी सिर्फ बातों पर ध्यान दिया तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 80CCD, इन्होंने क्या किया हुआ है CCD में, सबसे पहले तो इन दोनों में बाइफर्केशन कर दिया। ये है खून और ये है पसीना। भाई जो एम्प्लॉयर बहा दे वो पसीना, और एम्प्लॉय का जो निकल के बाहर आ जाए वो खून, क्योंकि एम्प्लॉय खून बहाता है। ऐसा हम लोगों ने इसलिए बाइफर्केट किया क्योंकि 10 और 10 दोनों एक है। मैं इधर वाला 10 बोलूंगा, शायद तुम उधर वाला 10 समझ रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खून की। तो बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की, जो एनपीएस में उसने दिया है। बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन उसने कितना दिया है? अंदर लिखिएगा इनर कॉलम में, 60,000 टोटल दिया है इसने, 60,000। नियम कहता है कि आपको इसमें से 80CCD ब्रैकेट 1B में 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, फिक्स अमाउंट। लेकिन ये फिक्स तब फिक्स नहीं रहेगा जब ये 60,000 खुद ही 30,000 हो जाए। मतलब कि
जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से 50,000 की छूट हम देते हैं ब्रैकेट 1B में, 80CCD ब्रैकेट 1B में 50 हमेशा देंगे। अब ये 40 है तो 40 ही रह जाएगा, नहीं तो 50 हमेशा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिडक्शन देते हैं 80CCD ब्रैकेट 1 क्लॉज ए, स्मॉल क्लॉज ए। यहां पर हम डिडक्शन देते हैं बैलेंस कंट्रीब्यूशन। बता दीजिए तो बैलेंस कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 10,000। वेरी गुड। हो सकता है कि आपका 60,000 40 होता तो फिर वहां 40 देते और ये तो भूल ही जाते फिर। यानी जब जब 50 के ऊपर कंट्रीब्यूशन है वो बैलेंस वाला यहां मिलने वाला है। तो बैलेंस कंट्रीब्यूशन समझ में आया क्या? दूसरा, बैलेंस लिमिट ऑफ 80C। देखिए क्यों मैंने 80C पहले दिलवा दिया। 80C 1,30,000 दे चुके हैं जबकि उसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख। तो बैलेंस कितना है बचा हुआ है? 20,000। वेरी गुड। और तीसरा 10% ऑफ सैलरी। तो बताइए 10% ऑफ सैलरी कितना होगा? 60,000। इन तीनों में जो लीस्ट होगा उसका डिडक्शन आप देते हो 80CCD ब्रैकेट 1 क्लॉज ए में। वो कितना आएगा? देखिए अल्टीमेटली हमारा बेनिफिट 60,000 रुपए हो गया। तो मुश्किल कहां था? यहीं, यहां भी कहां? इन दो पॉइंट में, बैलेंस कंट्रीब्यूशन और बैलेंस बेनिफिट। बोलो बात समझ आई क्या? बैलेंस कंट्रीब्यूशन, बैलेंस कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? समझ आ रहा है? कैसे निकलेगा? जो एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 50 तो उसमें से दे दो, जो बच गया वो बैलेंस कंट्रीब्यूशन है। और बैलेंस बेनिफिट कैसे निकलेगा? सर आपने ही कहा था कि 80C पहले निकाल लो, तो C निकालने के बाद, अच्छा सर C में अगर 1.5 लाख हो चुका होता फिर बेटा यहां 0 कर देते। तो फिर 0 करने पर फिर तो ये 0 आ जाता, बिल्कुल आ जाता। तो फिर हमें तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? 50 तो दिया, 50 तो फिक्स कर रहे थे हम, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल रिलेट है, वही है 10% ऑफ सैलरी। नहीं, ये 10 हमेशा होगा, ये 10 ही रहेगा। ये 10 फिक्स है हमेशा, कंडीशन है 10। और ऊपर भी 10 ही रहता है जनरली, क्योंकि 10 ही नियम है। कोई क्वेश्चन में जानबूझ के बदमाशी करे तो अलग बात है, नियम 10 का ही है। बैलेंस कंट्रीब्यूशन समझ नहीं आया? वैसे कंट्रीब्यूशन है कितना जो समझना चाहते हैं? कितना है कंट्रीब्यूशन? आपका खून कितना निकला? पता नहीं पन्ने क्यों पलट रहे हैं, यहीं पर लिखा हुआ है। देखिए खून कितना निकला। खून ये देखिए खून 60,000 का खून निकला है। अब 60,000 के खून में हमने 50,000 तो छूट आपको यहीं दे दी, तो बैलेंस कितना कंट्रीब्यूशन है? ये देखिए कंट्रीब्यूशन। तो कितना कंट्रीब्यूशन है? दे कितना दिया डिडक्शन, तो बचा कितना? ये बैलेंस। अब ये भी समझा दीजिए मुझे समझा दीजिए। वेरी गुड। अच्छा अब हम ले रहे हैं बेटा एम्प्लॉयर्स, पसीने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एनपीएस। ये फंडा आसान है, इसमें आपका जो एक्चुअल है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। एक्चुअल 60,000 है और 10% ऑफ सैलरी भी 60,000 ही हो रहा है। दोनों का जो लोअर होगा उसका हम डिडक्शन देते हैं। सेक्शन जरूर कोट कीजिएगा एग्जामिनर को, ताकि उसे लगे कि आपको सेक्शन का पता है। ये होगा 1 नहीं, ये होगा 2, ये होगा 60,000 रुपए। और इस तरह से आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। इस तरह से आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। बोले कितनी आ गई? है बेटा 6,20,000। 6,20,000। फटाफट बताइए। जीटीआई के बाद बताइए सबसे पहले क्या किया हमने? देना है 80C। क्यों? मैं नहीं बता रहा। ये 80C क्यों बताऊं जब मैंने किसी को बताया ही नहीं? तुम्हें क्यों बताऊं?
एटीसी मैंने बताया है कि तुम लोगों ने बताया है? तो फिर 1.5 लाख मिलता है ना? बताओ, एटीसी 1.5 लाख मिलता होता तो हम पीछे 1 घंटे क्यों लगाते एटीसी में? कहते थे 1.5 लाख मिलता है। तो फिर कितना मिलेगा वो देख क्वेश्चन में। मैं तुझे आज पढ़ा दूंगा, कल कौन पढ़ाएगा? देख क्वेश्चन में, देख कहां है। क्वेश्चन लिखते समय तुम्हें देखना चाहिए क्वेश्चन में क्या लिख रहे हो, वही पता चल जाता है कि ये चीज एटीसी में जाएगा। आगे से ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखते समय तुम्हारा यही कर्तव्य है। जो तुम इधर उधर सोचते हो उसके जगह पे क्वेश्चन में जैसे ही तुमने लिखा एनपीएस, वो एनएससी लिखा था, पीपीएफ लिखा था, वही माइंड क्लिक करेगा कि अरे लास्ट क्लास में सबने पढ़ाया था एटीसी। और अगर ना पढ़ा हो तो फिर बात हो रहा है। ठीक है, तुम्हें डाउट नहीं हुआ? मुझे एक डाउट हो रहा है, मैं तुमसे करूं डाउट? अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा डाउट है मुझे कि कभी कभी तो पूरे 1,20,000 की छूट नहीं मिल पाती होगी। मतलब कभी, अभी इस क्वेश्चन में तो खून और पसीना दोनों को निचोड़ के आपने लेस करवा दिया। मे भी कभी कभी ऐसा होता होगा, जैसे इसी क्वेश्चन में सर, ये तो आपके क्वेश्चन का कमाल है। नहीं तो मान लीजिए अगर पीपीएफ में 90,000 की जगह 1,10,000 जमा हो जाता तो 1.5 लाख तो हम खा लेते एटीसी में। तो फिर हमें जो हमारे खून का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 मिला, 10 तो नहीं मिला ना। और हम अभी 10 को क्यों रो रहे हैं? क्योंकि 60 है। अगर मेरी सैलरी 6 लाख ना होके 12 लाख होती तो फिर मेरा खून 1,20,000 होता। तो 1,20,000 में आपने 50,000 का मजा दिया, 70,000 तो हमारे बेकार हो गए। और रिटायरमेंट पे जब निकालूंगा तो फिर टैक्सेबल कर दोगे। ये डाउट आना चाहिए आपको, ये डाउट जेन्युइन होना चाहिए कि रिटायरमेंट पर तुम कह रहे हो पूरा टैक्सेबल कर दूंगा, जबकि अभी पूरी छूट इत्तेफाक से मिल गई। हो सकता है कि ये पूरी छूट ना मिलती। बोलो बात समझ आई? ये लॉजिक समझ आ रहा है जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं? पक्का? ये जो खून और पसीना है, आप कहानी को यहां से देखो। ये जो खून और पसीना है, ये दोनों पहले मेरी इनकम में शामिल की गई। बोलो यस और नो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की छूट दी गई। तो अब मेरे इनकम में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, ना खून ऐड हुआ ना पसीना ऐड हुआ, क्योंकि पहले तो ऐड हुआ लेकिन फिर 80cc-D में उसको लेस करवा लिया। अब जब मैं रिटायरमेंट पर रिसीव करूंगा तो ये मेरे लिए फुल्ली टैक्सेबल होना चाहिए। इट इज गुड। बट क्या होगा उस केस में जब ये पूरा ऐड तो हो गया लेकिन CC-D में पूरा ना लेस हो पाए? अगर मैं इसी क्वेश्चन में उदाहरण में 80C 1,30,000 ना लेके 1,50,000 ले लूं, तब तो मुझे अपने खून का 50,000 छूट मिला, उससे ज्यादा तो नहीं मिला। तो कितने नुकसान में मैं रहा? 10,000 के नुकसान में रहा। और ये 10 तो तब है जब मेरा फिगर 60 है। अगर फिगर 60 की जगह 90 हो जाए तब तो मैं 40,000 के नुकसान में चला गया। और रिटायरमेंट पर पूरा टैक्सेबल कर रहे हो, तो ये 2 बार टैक्स लग गया है। तो बोलो बात समझ आई? जब एनपीएस की स्कीम निकली थी तब तो सरकार ने ये चीज कर दिया था, ये बगावत कर दी, ये बदमाशी कर दी थी। लेकिन उसके बाद हम लोगों के विरोध से सरकार को ये लॉजिकल लगा कि बात में दम तो है। तब सरकार ने पेज नंबर 70 पर, सरकार ने नहीं मतलब मैंने लिखा है, मतलब सरकार ने सरकार ने लिखा, फिर मैंने उसे पेज 70 पर लिखा। पेज नंबर 70 पर देखिए, आपको इसका आंसर मिलेगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो यहीं पर इस कंसेप्ट को पढ़ पाते हैं। बताइए, सेक्शन 10 ब्रैकेट में 12A लिखा है, 12A। अब बताइए वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है कि एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस टू एम्प्लॉई ऑन क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट
or on his opting out, the pension scheme referred to under section 80 CCD shall be exempted. वो exempt हो जाएगा to the extent it does not exceed 40%. यानी कितना exempt हो जाएगा? 40% exempt हो जाएगा। तो निचोड़ क्या है कि रिटायरमेंट पर हम हर हाल में आपको 40% एग्जाम कर रहे हैं, 60% टैक्सेबल कर रहे हैं। अब तो खुश हैं? उन्होंने कहा हाँ अब खुश हैं, पूरा टैक्सेबल नहीं कर रहे। रिटायरमेंट पर जितने भी पैसे मिलेंगे उसका 60% टैक्सेबल करेंगे, 40% एग्जाम करेंगे। बोली बात समझ आई? तो पेज नंबर 70 के खाली जगह पर लिखिए, खाली जगह पे लिखिए सेक्शन 10(12)(a), amount received from NPS exempted 40% under section 10(12)(a taxable at the time of withdrawal या रिटायरमेंट। ये 12(a) का मैंने दूसरी भाषा में स्पष्ट समझ आने वाली चीज ऐसे लिखवा दी। हाँ जी बेटा, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। हाँ हाँ बोलिए।